गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हम लोग आज बात करते हैं ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट थ्रू इंडक्टर। ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट थ्रू इंडक्टर। ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट थ्रू इंडक्टर में बात करते हैं सबसे पहले ग्रोथ ऑफ करंट का। एक मान लीजिए कि सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस है और इंडक्टर है, और यहाँ पर एक स्विच लगा देते हैं और ये एक बैटरी लगा देते हैं। रेजिस्टेंस R है, इंडक्टेंस L है, ईएमएफ ऑफ द बैटरी E है, और स्विच को S कर देते हैं। अब बात एक चीज ये है कि एक सिंपल सा अगर बात करें कि एक स्विच है, ये बैटरी है 10 वोल्ट का, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 5 ओम का। तो अगर हम आपसे पूछें कि जब स्विच इस सर्किट में क्लोज करेंगे तो इसमें करंट कितना फ्लो करेगा? ऑब्वियस है 2 एम्पेयर, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। ये 2 एम्पेयर करंट फ्लो करेगा, ये बात तो सही है, लेकिन ये 2 एम्पेयर स्विच ऑन करने के कितने समय के बाद करेगा? इसमें 2 एम्पेयर करंट फ्लो करेगा, इसमें तो डाउट नहीं है, लेकिन इसमें जो 2 एम्पेयर करंट फ्लो करेगा स्विच ऑन करने के कितने समय के बाद फ्लो करेगा? ऑब्वियस है कि जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, जैसे ही यहां पर स्विच एस को क्लोज करेंगे, एग्जैक्टली उसी मोमेंट पर इस सर्किट में 2 एम्पेयर करंट फ्लो करने लगेगा। लेकिन अगर अब हम बात करते हैं इस सर्किट का जिसमें कि बैटरी के साथ एक रेजिस्टेंस लगा है, एक इंडक्टर लगा है, तो अब हम यहां पर जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे वैसे ही करंट मैक्सिमम जो होना चाहिए वो फ्लो करने का कोशिश करेगा। मतलब कि जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे तो करंट 0 से बढ़ करके तुरंत मैक्सिमम होना चाहेगा। मतलब रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट विल बी वेरी हाई, और इस रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट बहुत हाई होने के कारण इस इंडक्टर में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, एंड दिस ईएमएफ इज माइनस एल डी आई बाई डी टी। चूंकि डी आई बाई डी टी इज लार्ज, इसलिए इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ भी लार्ज होगा। लेकिन ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या चाहेगा? उसी का अपोज करना चाहेगा जिसके कारण इंड्यूस हुआ है।
किसके कारण इंड्यूस हुआ है? इंक्रीज ऑफ करंट के कारण इंड्यूस हुआ है। तो नेचुरल है कि इस इंडक्टर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो इस सर्किट में जो करंट बढ़ रहा है उसके बढ़ने को अपोज करना चाहेगा। मतलब इसके अपोजिशन के कारण इस सर्किट में जैसे ही हम स्विच क्लोज करेंगे वैसे ही इसमें करंट मैक्सिमम जो फ्लो करना चाहिए वो नहीं फ्लो कर पाएगा ड्यू टू द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द इंडक्टर। और ये ईएमएफ इस इंक्रीज ऑफ करंट का अपोज करेगा। मतलब करंट बढ़ेगा तो जरूर, लेकिन करंट सडनली बढ़ के मैक्सिमम नहीं होगा, बल्कि करंट समय के साथ बढ़ेगा। और यही जो करंट समय के साथ बढ़ेगा थ्रू इंडक्टर, इसी को बोलते हैं ग्रोथ ऑफ करंट थ्रू इंडक्टर। अब ये बात तो क्लियर हो गया। अनिल, तब से तुम जो है नींद वाला माहौल बना के रखे हो है, और तुमको देख करके हमको भी नींद आने लगा है। तो जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे वैसे ही करंट सडनली बढ़ के मैक्सिमम नहीं होगा, बल्कि करंट बढ़ेगा तो जरूर, लेकिन मैक्सिमम होने में समय लग जाएगा। और थियोरेटिकली मैक्सिमम होने में इनफाइनाइट समय लग जाएगा। मतलब कि इस सर्किट में करंट समय के साथ बदलेगा। और यही चीज हम निकालना चाहते हैं कि जब किसी इंडक्टर को हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो उस इंडक्टर में जो करंट समय के साथ बढ़ता है उसी को हम ग्रोथ ऑफ करंट थ्रू इंडक्टर बोलते हैं। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस सर्किट में करंट समय के साथ आखिर किस ढंग से बढ़ता है, उसका इक्वेशन क्या है, कब मैक्सिमम होगा, कब क्या स्थिति होगा, इसके विषय में जानना चाहते हैं। इसलिए अगर हम यहां पर इस सर्किट को देखें तो और सब कुछ कर पाए या ना कर पाए, इसमें किरचॉफ्स लॉ तो लगा ही सकते हैं। और अगर किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं तो ये हो जाएगा E माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर इज इक्वल टू 0। और इसी को लिख सकते हैं E माइनस आई आर इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। और इसी को लिख सकते हैं डी आई अपॉन ई माइनस आई आर इक्वल टू डी टी बाय एल। और इसको देख के ही लग रहा है कि इंटीग्रेट तो कर देना चाहिए। और अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो t इक्वल टू 0 पर तो करंट 0 है, और किसी समय t पर मान लीजिए करंट I है। किसी समय t पर करंट क्या है, I है। तो ये हो जाएगा -1/r ln E माइनस आई आर 0 to I इक्वल टू T/L। और इसी को हम लिख सकते हैं, दिस इज ln E माइनस आई आर अपॉन E इक्वल टू -R/L इंटू टी। और इसी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस आई आर बाई ई टू द पावर -R/L इंटू टी। और इसी को लिख सकते हैं I इक्वल टू E बाय आर 1 माइनस R/L इंटू टी। मतलब ये
कि जब हम किसी इंडक्टर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो उस इंडक्टर में करंट समय के साथ बदलता है, और ये जो करंट समय के साथ बदलता है उसका इक्वेशन ये है, या इसी को लिख सकते हैं I इक्वल टू आई नॉट 1 - e⁻t/टाउ, वेयर I नॉट इक्वल टू E/R, और इसी को लिख सकते हैं मैक्सिमम करंट थ्रू इंडक्टर, और ये जो टाउ है जो कि L/R के बराबर है, इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट। ये तो ठीक है। अब हम इसी इक्वेशन का थोड़ा एनालिसिस करते हैं। तो केस 1 में बात करते हैं तो एक बात तो क्लियर हो गया कि जब हम किसी इंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में करंट थ्रू इंडक्टर समय के साथ ऐसे वेरी करता है, I इक्वल टू आई नॉट 1 - e⁻t/टाउ। और अगर हम बात करते हैं एट t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर अगर हम बात करते हैं तो ये सीधे सीधे I इक्वल टू क्या हो गया 0, क्योंकि ये 1 - 1 क्या हो गया 0। और चूंकि करंट t इक्वल टू 0 पर 0 है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस या ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस 0 है, और ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस 0 है, इसलिए जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है इस बैटरी का दैट इज डेवलप्ड अक्रॉस इंडक्टर, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर इज E। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इसीलिए अगर हम इसी सर्किट को बनाने का कोशिश करें तो यहां पर ये इंडक्टर है और ये बैटरी है, ऐसे कह सकते हैं EMF E है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस E के बराबर है। इसका मतलब है कि ये इंडक्टर एक ओपन सर्किट की तरह काम कर रहा है। ये इंडक्टर किस ढंग से काम कर रहा है? एक ओपन सर्किट की तरह काम कर रहा है, इसीलिए तो बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर। इसका मतलब क्या हुआ? ये ओपन सर्किट की तरह काम कर रहा है, इसका मतलब है कि इंडक्टर बिहेव्स एज एन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ओपन सर्किट की तरह काम कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इंडक्टर एक इनफाइनाइट रजिस्टर की तरह काम करता है। और इसी बात को हम लिख देते हैं when the switch is closed, when the switch is closed, inductor behaves as an infinite resistor। मतलब इससे एक बात क्लियर हो गया कि जब भी हम बैटरी को किसी इंडक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं तो जिस मोमेंट पर स्विच क्लोज करते हैं उस मोमेंट पर ये इंडक्टर से होकर के कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है,
ये इंडक्टर एक इनफाइनाइट रजिस्टर के तरह काम करता है, बल्कि आप कह सकते हैं कि ये इंडक्टर एक ओपन सर्किट के तरह काम करता है। ये दिमाग में रहेगा कि जिस मोमेंट पर हम स्विच को क्लोज करते हैं, उस मोमेंट पर ये इंडक्टर एक इनफाइनाइट रजिस्टर के तरह काम करता है। इंडक्टर एक इनफाइनाइट रजिस्टर के तरह काम करता है। इसको नोट कर लीजिए पहले। बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम आपके यहाँ से है, सर का वीडियो ब्लर नहीं है, ठीक है। हो जाएगा तो बता दीजिएगा।
और लोग को भी नोट करने दो। तानिया हुआ? नहीं हुआ, नोट करो जल्दी से। अगेन केस 2 में बात करते हैं। एक बात तो अपने को क्लियर है कि जब भी हम किसी इंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उस इंडक्टर से जो होकर के करंट फ्लो करता है, दैट करंट इज आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय टाउ। ये तो ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि हम बात करते हैं एट टी टेंड्स टू इंफिनिटी पर, और इसी को बोलते हैं स्टेडी स्टेट, इसी को बोलते हैं हम स्टेडी स्टेट। तो टी टेंड्स टू इंफिनिटी पर अगर बात करें तो ये 0 हो जाएगा और करंट इन द सर्किट आई इक्वल टू आई नॉट हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू ई बाय आर। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस हो जाएगा, दिस इज आई नॉट इंटू आर एंड दिस इज इक्वल टू ई। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर क्या हो जाएगा? 0। इसलिए इस सर्किट को अगर हम फिर से दिखाना चाहें तो कह सकते हैं कि ये बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है, और यहां पर ये जो इंडक्टर था वो अब एक कंडक्टर के तरह काम करने लग गया। तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर 0 है और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस ई के बराबर है। मतलब क्या हुआ कि जब हम इंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो जिस मोमेंट पर हम बैटरी को स्विच ऑन किए, सर्किट को स्विच ऑन किए, उस मोमेंट पर तो इंडक्टर एक इनफाइनाइट रेजिस्टर की तरह काम करता है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है करंट इन द सर्किट भी बढ़ता जाता है, और करंट चूंकि बढ़ता चला जाता है तो ऐसे स्थिति में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस भी बढ़ता चला जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर कम होता चला जाता है। और थियोरेटिकली टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर बिकम्स 0। इसका मतलब है कि स्टेडी स्टेट पर वही इंडक्टर जो शुरुआत में एक इनफाइनाइट रेजिस्टर की तरह काम करता था, अब वही इंडक्टर एक सिंपल कंडक्टर की तरह काम करने लग जाता है, जिसके कारण इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है। और इसी बात को हम लिखना चाहते हैं एट स्टेडी स्टेट, at a steady state the inductor
behaves as a conductor. मतलब जिस मोमेंट पर स्विच ऑन किए उस मोमेंट पर इंडक्टर एक इनफाइनाइट रेजिस्टर की तरह काम किया, लेकिन वही इंडक्टर स्टेडी स्टेट पर, स्टेडी स्टेट का मतलब हुआ जिस समय मैक्सिमम करंट फ्लो होने लग गया, उस मोमेंट पर वही इंडक्टर अब एक कंडक्टर की तरह काम करने लग जाता है। और इसी में अगर हम केस 3 का बात करें कि अगेन जब हम किसी इंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इंडक्टर से जो करंट समय के साथ वेरी करता है, that is I equal to I naught 1 minus e to the power minus t by tau। और अगर अब हम बात करते हैं एट t इक्वल टू टाउ पर, या इसी को बोल सकते हैं कि वन टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट पर, तो ऐसे स्थिति में I इज इक्वल टू I नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 1, या इसी को आप कह सकते हैं 0.63 I नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि एट t इक्वल टू टाउ पर, मतलब एट वन टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट, जो करंट उस सर्किट में फ्लो करेगा वो मैक्सिमम करंट का 63% फ्लो करता है। और अगर हम इसी को ग्राफिकली दिखाना चाहते हैं तो ये मान लीजिए टाइम है और ये करंट है, तो t इक्वल टू 0 पर करंट 0 है, उसका एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है, और ये स्टडी स्टेट पर मैक्सिमम करंट आई नॉट फ्लो करता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एट t इक्वल टू 1 टाइम कांस्टेंट पर, तो जो करंट होता है दैट इज 63% ऑफ द मैक्सिमम करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। इसी में अगर और भी बात करें तो ये बात क्लियर है कि जब हम किसी इंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उस इंडक्टर से जो करंट फ्लो करता है वो समय के साथ इस ढंग से फ्लो करता है। I इक्वल टू I नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय टाउ। करंट तो इस ढंग से फ्लो करता है, इसमें कोई बड़ी और नई बात नहीं है। लेकिन अगर हम ये कहें कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बदलता है, तो दिस इज आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, एंड दिस इज ई 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय टाउ। मतलब कि इस सर्किट में जिसमें कि करंट ग्रो कर रहा है थ्रू इंडक्टर, उसमें जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस समय के साथ एक्सपोनेंशियल वे में चेंज करता है। अगर हम ये चीज जानना चाहते हैं, चूंकि करंट वेरिएबल है और हम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टेंस सोचना चाहते हैं, तो चूंकि करंट वेरिएबल है तो पूरे टाइम में तो नहीं सोच सकते, लेकिन एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt में अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड अगर लिखना चाहते हैं, दिस इज आई स्क्वायर आर dt, और इसी को टोटल हीट प्रोड्यूस्ड अगर लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर, और ये हो जाएगा 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय टाउ का होल स्क्वायर dt। और अब आप जितने समय में निकालना चाहते हैं कि कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, तो कुछ नहीं करना है कि उतने इंटीग्रेट कर दीजिए, और मान लीजिए 1 टाइम कांस्टेंट में लिखना चाहते हैं तो 0 से टाउ तक इंटीग्रेट कर दीजिए,
और यहाँ पर हम इसको ये भी लिख सकते हैं E² बाय R, और इसको एक्सपेंड करके इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो कि हम नहीं करेंगे। वन टाइम कांस्टेंट हो या पूरे समय के दौरान दो टाइम कांस्टेंट में हो, जितने समय में आप अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं, वो इस इक्वेशन से आराम से निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? नोट कर लीजिए, इस पर और बात करते हैं। हाँ, कैपेसिटर के तरह सिमिलर है कि जो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हुआ करता था, उसी ढंग का इसमें आप कह सकते हैं कि ग्रोथ ऑफ करंट भी हम उसी ढंग से सोच सकते हैं। हो जाएगा तो बता दीजिएगा। और ध्वज शर्मा, ऐसे करो, ऐसे 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 दिखाओ, ऐसे नहीं, नहीं दिखाएगा। हो हुआ कि नहीं हुआ? अब हम लोग अगर बात करें अगले केस का,
केस 5 में अगेन जो हम लोग जानते हैं कि जब किसी इंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो करंट थ्रू इंडक्टर समय के साथ बदलता है, और ये जो वेरिएशन होता है करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, this is I equal to I naught 1 minus e to the power minus t by tau। और इसी में अगर हम di by dt लिखना चाहें तो ये हो जाएगा, दिस इज I naught तो ठीक है, बाय टाउ e to the power minus t by tau। और अगर अब हम यहाँ पर लिखें I naught is E by R and tau is L by R e to the power minus t by tau, इसलिए दिस इज E by L e to the power minus t by tau, इसलिए इंड्यूस्ड EMF across इंडक्टर इज L di by dt and this is e to the power minus t by tau। मतलब किसी इंडक्टर के अक्रॉस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, किसी इंडक्टर के अक्रॉस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ समय के साथ इस ढंग से वेरी करता है। और ध्यान दीजिए कि t इक्वल टू 0 पर इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर E है, और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर घट रहा है, और t टेंड्स टू इंफिनिटी पर मतलब स्टेडी स्टेट में इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर बिकम्स 0। अगर हम ये भी चाहें कि भाई एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर लिखना चाहते हैं तो एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर लिख सकते हैं, दिस इज हाफ एल आई स्क्वायर। आई का वैल्यू रख करके आप एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर समय के साथ कैसे वेरी कर रहा है उसको निकाल सकते हैं। लेकिन बात एक चीज ये भी है कि अगेन अगर हम फिर वहीं पर पहुंचे कि जब किसी इंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो करंट थ्रू इंडक्टर समय के साथ बदलता है। और वो कैसे बदलता है, I इक्वल टू I नॉट 1 माइनस e टू दी पावर माइनस t बाय टाउ। ये तो चलो ठीक है, लेकिन यहां पर ये I नॉट को फिर से अगर देखें तो ये E बाय R है, और इसी को हम V बाय R भी लिख दें तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन यहां पर ये जो V है या इसी को आप जो E बोल रहे हैं, दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर। और ये कब होता है, जब स्विच इज क्लोज्ड। जिस मोमेंट पर स्विच क्लोज करते हैं उस मोमेंट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर होता है दैट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, और वो समय के साथ फिर घटने लगता है। इसीलिए जब भी हमको I नॉट निकालने का जरूरत पड़ेगा, मतलब मैक्सिमम करंट निकालने का जरूरत पड़ेगा, तो सीधे सीधे E बाय आर या V बाय आर सोचेंगे। लेकिन यहां पर ये जो V है दैट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन डेवलप
एक्रॉस इंडक्टर। लेकिन इसी में एक चीज और देखिए कि ये जो टाउ है, दिस इज एल बाय आर, और इसको हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट। टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट मतलब कि किसी भी जो सर्किट में टाइम कांस्टेंट कितना होगा वो कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, बल्कि उस सर्किट में कितना इंडक्टेंस है और कितना रेजिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा। और जैसे जैसे एल और आर का वैल्यू बदलता जाएगा वैसे वैसे टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट भी बदलता जाएगा। लेकिन किसी पर्टिकुलर सर्किट में जिसमें कि एल और आर आपको पहले से पता है, तो उसमें जो टाइम कांस्टेंट होगा उसको हम सीधे निकाल सकते हैं, दिस इज एल अपॉन आर के बराबर। अगर हमको इंडक्टेंस पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो नेचुरल है कि हम निकाल सकते हैं कि व्हाट विल बी द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। लेकिन बात ये है कि इस पर हमको क्या क्या क्वेश्चन मिल सकता है, इसको अगर देखा जाए तो अब सिर्फ टाइम कांस्टेंट का अगर बात करें तो टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट, तो टाउ इक्वल टू एल बाय आर। अब ध्यान ये देना है कि ये जो बेसिकली आर है, ये आर का मतलब क्या है? एक रेजिस्टेंस है तब तो चलिए सीधा सीधा आर है, जो भी रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस सर्किट में ज्यादा है तो ऐसे स्थिति में ये आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो है, लेकिन किसके क्रॉस? सही बोल रहा है अमन, ये किसके अक्रॉस? इंडक्टर के अक्रॉस। इसलिए यहां पर आप लिख सकते हैं दिस आर इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस इंडक्टर। मतलब कि अगर हमको किसी सर्किट में नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस ज्यादा दिया हुआ है तो उस स्थिति में हम करेंगे क्या कि इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालने में, जैसे मान लीजिए कि इस ढंग से एक सर्किट है, यहाँ पर ये बैटरी है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, यहाँ एक इंडक्टर है और यहाँ पर रेजिस्टेंस है। इस ढंग से मान लीजिए कि ढेर सारा रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट यहाँ पर रेजिस्टेंस का मतलब है कि हम इस इंडक्टर को, इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में आप कह सकते हैं कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो टाउ इक्वल टू एल बाय आर के केस में, टाउ इक्वल टू एल बाय आर के केस में यहाँ पर ये जो टाउ इक्वल टू एल बाय आर है, इसी को एल अपॉन आर ए बी कह सकते हैं। आर ए बी इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस इंडक्टर। और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में हम दो काम करते हैं। एक तो ब्रेक द इंडक्टर, ब्रेक द इंडक्टर वर्ड सही नहीं है, मतलब कि ओपन दिस इंडक्टर पार्ट ऑफ द सर्किट, इसको ओपन कर दिए। और दूसरा, जितना भी बैटरी है दैट इज शॉर्ट सर्किट ऑल द बैटरीज। और ये सब करने के बाद जो इस इंडक्टर के अक्रॉस रेजिस्टेंस होगा उसी को हम बोलते हैं आर। टाउ इक्वल टू एल बाय आर में आर है या एल अपॉन आर ए बी है, या इसी को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस इंडक्टर बोल सकते हैं।
टाइम कांस्टेंट निकालने में ये आर रिप्रेजेंट करता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस इंडक्टर। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, लेकिन इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर इस पर और बात करते हैं। ये टाइम कांस्टेंट टाउ इक्वल टू एल बाय आर होता है। इसमें आर जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है एक्रॉस इंडक्टर, और जब भी ये इक्विवेलेंट एक्रॉस रेजिस्टेंस एक्रॉस इंडक्टर निकालने का जरूरत पड़ेगा तो दो काम करेंगे। एक तो इंडक्टर को ओपन कर देंगे, और दूसरा जितना भी बैटरी है उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, तो हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्रॉस इंडक्टर मिल जाएगा।
हो जाएगा तो बता दीजिएगा। टाइम कांस्टेंट के विषय में थोड़ा और बात कर लें। केस 8, टाइम कांस्टेंट टाउ इक्वल टू L/R। आप देखिएगा कि ज्यादातर बुक्स में जो क्वेश्चन रहेगा और खासकर एससी वर्मा में, उसमें ये तो रहेगा ही, ये टाइम कांस्टेंट निकालिए, टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट निकालिए। तो उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन किस किस ढंग से ये क्वेश्चन मिल सकता है। एक तो ये हो सकता है कि आपको एल का वैल्यू दिया हुआ हो कुछ भी 0.1 मिली हेनरी, रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ हो 100 ओम, और आपसे टाइम कांस्टेंट पूछे, तो ये तो बहुत आसान है, इसमें तो कुछ है नहीं। दूसरा चीज, टाइम कांस्टेंट ही निकालना है, लेकिन रेजिस्टेंस डायरेक्ट नहीं दिया हुआ हो, बल्कि रेजिस्टेंस के विषय में इंफॉर्मेशन दिया हुआ हो कि रेजिस्टेंस एक वायर है एंड लाइक दिस, उसका रेजिस्टिविटी दिया होगा, तो दिस इज रो L/A। इसके आधार पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर दिया हुआ हो, लेंथ ऑफ द वायर दिया हुआ हो, तो हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, और रेजिस्टेंस निकल जाएगा तो टाइम कांस्टेंट भी आ जाएगा। इसी में एक तीसरा चीज ये हो सकता है कि मान लीजिए कि टाउ इक्वल टू L/R ही करना है, लेकिन इस बार इंडक्टेंस डायरेक्ट नहीं दिया हो, बल्कि या तो आप प्रोसेस से इंडक्टेंस निकालिए। और ये बात आप तो जानते ही हैं कि किसी भी कॉइल का इंडक्टेंस निकालना एक 4 स्टेप प्रोसेस है, और उस 4 स्टेप प्रोसेस से आप पहले इंडक्टेंस निकालिए, फिर जो है टाउ लिखिए L/R। या दूसरा एक आसान ये है कि कहेगा कि इंडक्टर एक सोलोनॉइड है, तो सोलोनॉइड कह दिया तब तो ठीक है, वो तो रटा रटाया हुआ फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और याद है आप लोग को क्या? सही है। तो ये है म्यू नॉट स्मॉल n स्क्वायर इंटू पाई R स्क्वायर L, म्यू नॉट n स्क्वायर इंटू वॉल्यूम ऑफ द सोलोनाइड। तो इससे आप इंडक्टेंस निकालिए, फिर जो है आप टाइम कांस्टेंट निकालिए। एक ये भी हो सकता है कि रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों में से कुछ भी दिया हुआ ना हो, बल्कि कहे कि एक कॉइल है, एक सोलोनॉइड है, जिसका कि सारा इंफॉर्मेशन आपको दिया रहेगा, और ये भी कहेगा कि जो कॉइल है, जो सोलोनॉइड है, वो कॉपर वायर का बना हुआ है, उसका रेजिस्टिविटी भी दिया रहेगा, और कहेगा बैटरी से कनेक्ट कर दिया, करंट फ्लो करने लग गया, तो बताइए व्हाट विल बी द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। तो एल तो हम ऐसे लिख ही सकते हैं, दिस इज म्यू नॉट कैपिटल N स्क्वायर पाई R स्क्वायर अपॉन L, और साथ साथ में रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं रो इनटू टोटल लेंथ ऑफ वायर, और वो पता है अपने को 2πRN अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये दोनों चीज निकाल के फिर हम टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट निकालें, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अब ये चीज तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन पर हम आएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन जो एससी वर्मा में कम से कम 7-8 क्वेश्चन ऐसे एक ही टाइप का दिया हुआ है, उस पर बात कर लें। केस 9 कि करंट इन द सर्किट जो वेरी करता है, इस ढंग से वेरी करता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं।
और हम देख रहे हैं कि करंट समय के साथ इस ढंग से एक्सपोनेंशियली अगर बढ़ रहा है, तो क्वेश्चन में आपसे ये कह सकता है कि कितने समय में करंट मैक्सिमम वैल्यू का 10% हो जाएगा। ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। कितने समय में करंट 50% हो जाएगा, कितने समय में करंट थ्रू इंडक्टर 90% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, कितने समय में करंट थ्रू इंडक्टर 75% हो जाएगा। इस ढंग, और सिर्फ करंट ही नहीं, कितने समय पोटेंशियल डिफरेंस हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा अक्रॉस रेजिस्टेंस, और इस ढंग से क्वेश्चन पूछेगा। तो तरीका सिर्फ एक ही है, और कैपेसिटर में हम आपको बताए थे, और सब तो आप कैलकुलेट कीजिएगा भाई वैल्यू रख के, लेकिन एक बात क्लियर दिमाग में रखना है, और वो ये कि जब भी, हाँ याद है सबको, जब भी आधा का बात हो, जब भी आधा का बात हो, तो उस कंडीशन में अनऑफिशियली ये बात दिमाग में रखिए कि कितने समय में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अपने मैक्सिमम वैल्यू का आधा होगा, एंड दैट इज टाउ ln2। और अगर हम यहां पर भी देखना चाहते हैं तो आप देखिए, इफ I इक्वल टू आई नॉट बाई टू है, इसलिए ये हो जाएगा आई नॉट बाई टू इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, और इसी को लिख सकते हैं 1/2 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, या ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ इक्वल टू 1/2, या ई टू द पावर टी बाई टाउ इक्वल टू 2। इसलिए दोनों साइड अगर लॉग ले लें तो ये हो जाएगा ln2। इसलिए यहाँ पर भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर आपसे कहे कि कितने समय में अपने मैक्सिमम वैल्यू का आधा हो जाए, चाहे वो करंट हो, चाहे पोटेंशियल डिफरेंस हो, चाहे हीट प्रोड्यूस हो, चाहे एनर्जी हो, या कुछ भी हो, वो सब जो आधा होता है अपने मैक्सिमम वैल्यू का, वो कितने समय में होता है? टाउ ln2 समय में, टाउ ln2 समय में। अब बात एक और भी है, और वो ये कि अगर हम देखना चाहते हैं केस 10, अगर हम कहते हैं केस 10 में डीके ऑफ करंट का, डीके ऑफ करंट का अगर बात करना चाहें तो इसको पहले समझ लिया जाए कि एक रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टर है, और इस ढंग से ये एक स्विच और ये बैटरी है, इस ढंग से कनेक्टेड है। स्विच S1 है, ये E है, और एक स्विच यहां भी हम लगा देते हैं, दिस इज S2, दिस इज R एंड दिस इज L। अब क्या है कि हम स्विच S1 को क्लोज किए, क्या किए? स्विच S1 को क्लोज किए। तो जब आप स्विच S1 को क्लोज कीजिएगा तो इस सर्किट में करंट फ्लो करने लगेगा, इस सर्किट में करंट फ्लो करने लगेगा, और वो करंट बढ़ने भी लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि लंबे समय तक छोड़ दिए,